हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जयप्रकाश सर आप सभी का टेस्टमेट पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग आप सभी को इस टेस्टमेट के माध्यम से बीटीएससी के साइट पे अभी जितने भी अपडेट आ रहे हैं उससे तो अपडेट करा ही रहे हैं, और साथ में आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ये सब करा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है हमारी टीम ने जो है वो PYQ सेशन आपके बीच ला रही है। तो PYQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं जो हमारे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में पूछे गए हैं प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में, है ना। तो BTSC के पैटर्न पे जो MCQ हम लोगों ने लाया है वो हम लोग की कोशिश है कि वो आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैरी करें, आपको ज़्यादा नंबर मिले उससे पढ़े तो आप, है ना। तो इसी बीच मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर निर्भय सर को कि आपके बीच जो है वो PYQ जो है वो कराएंगे और आप सभी के मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो इसी बीच चलिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निर्भय सर का। तो सर वेलकम है आपका। थैंक यू जयप्रकाश सर, मुझे टेस्टमेट पे आके बहुत अच्छा लगा। और बच्चों आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो। तो आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज, जिस टॉपिक का नाम है सेल। तो मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार अनुज हुआ। तो आज से हम लोग जो भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज, ये आपके एग्जाम के लास्ट डेट तक चलेगा। तो आप लोग टेस्टमेट चैनल से जुड़े रहे और अपने साथियों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और चलिए आज से हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक है सेल का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जीवित जीवों की मूल्य इकाइयां या निर्माण खंड है। तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है सेल एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको सेल के बारे में बताता हूं कि सेल होता क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेल क्या होता है। तो सेल बेसिकली क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली सेल होता क्या है? सेल होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है। जैसे कि हम समझते हैं अपने लैंग्वेज में, जैसे घर को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ईंट की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है। उसी तरह एक इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो छोटी इकाई होता है जिसका निर्माण करता है उसका नाम होता है सेल। ये कैसा होता है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? हाँ सही बोला, क्या होगा? सेल होगा। इसका आंसर सेल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। जीवन की मूल इकाई क्या है? तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट क्या है सेल का? सेल है किसका? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल होगा। क्या होगा? सेल होगा। सेल होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा है हमने कि सेल इज द स्ट्रक्चरल
फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटम क्या होता है? परमाणु किसे कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन अकर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शंस कहां पे होता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है वैक्यूल्स एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। मैं बच्चों आप लोग को बता देना चाहता हूं, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन कहता क्या है। जब आप क्वेश्चन को समझने लगेंगे तो फिर आपको इजी उसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब हमें ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में समझना है कि ट्रांसक्रिप्शंस होता क्या है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, हमारे दो टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तो बेसिकली पहले क्या होता है? डीएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है आप लोग बताएंगे? आरएनए बनता है। फिर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्रोटीन। ये डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया क्या? दो टर्म याद रखेंगे आप लोग, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब और अच्छे से समझ रहे हैं कि वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन अकर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? दो तरह से सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव यूनिसेलुलर सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शंस, वैसे तो ट्रांसक्रिप्शंस न्यूक्लियस में होता है, लेकिन क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म तो समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आप लोग जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? ये इसमें क्या होता है आप लोग बताएंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये किसी भी सेल का मेन सेल को रेगुलेट करने का ये होता है, सेल फंक्शंस करता है। ठीक है, क्या करता है? सेल फंक्शंस करवाता है। ठीक है, सेल फंक्शंस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें से कौन सा है जो यूकैरियोटिक सेल एसिमिलेट नहीं करता है? ठीक है, एसिमिलेट बोले तो क्या होता है? आत्मसात। इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा आत्मसात नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है लैक्टेट, ऑप्शन बी है सल्फेट, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो आप लोग बताएंगे क्या होता है इसका? इसके बारे में पहले समझते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशंस करने के लिए जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, एसिमिलेटेड नहीं कर पाता है, किस चीज का, नाइट्रोजन का। तो इसका आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है इसमें, जिसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स बोलते हैं, वो एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स क्या एसिमिलेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल्स। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस पशु कोशिकाओं में मुख्य सूक्ष्म लिकाएं केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है सेंट्रोजोम्स, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडीज। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे एक बार, ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो एक बार और पढ़ ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। तो इसका आंसर करे, इसका आंसर होगा क्या, पहले देखिए जो जो जानते हैं उसके बारे में समझ लिए। पहले इसमें आंसर करने से पहले मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को अभी बताया क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए रिलीज करता है क्या, एनर्जी को, इसीलिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हमें पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या होता है, ये कराता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और गोल्जी एपरेटस क्या कराता है, इसको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं और गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। इसका काम होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ enzymes एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस जो हम लोग जान रहे हैं उसको देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा इसका आंसर, राइबोसोम्स नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रोसोम्स होगा। जब हम लोग को आंसर नहीं पता होता है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। जो ऑप्शंस के बारे में पता होता है पहले उसको छांट लेते हैं कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है तो उसको करेक्ट करेंगे। तो हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते हैं सेंट्रोसोम्स के बारे में कि सेंट्रोसोम्स होता क्या है। बेसिकली आपको मैं डायग्राम फॉर्म में समझाना चाहता हूं कि सेंट्रोसोम्स होता क्या है। तो पढ़ते हैं एक बार। सेंट्रोसोम्स जो होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होता है, ठीक है। ये मदर सेंट्रियोल्स है, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं और ये मदर सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है, जो कि फाइंड होता है कहां पर पाया जाता है, सेंट्रोसोम्स मेनली प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। दैट आर क्रूशियल फॉर सेल डिविजन्स। इसका फंक्शंस क्या होता है, ये सेल डिविजन्स में हेल्प करता है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स सराउंडेड बाय ए प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियल मटेरियल, ठीक है। तो समझते हैं कि पेरीसेंट्रियोलर, ये देखिए यहां पे ये सब जो होता है ऐसे ऐसे होता है, इसको बोलते हैं सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर। पेरीसेंट्रियोलर क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम्स आर नॉट एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन इन ऑल सेल टाइप्स। सारे सेल में जरूरी नहीं है सेल डिवीजन करवाता है, बट दे आर वाइटल फॉर इफिशिएंट डिवीजन इन मैनी सेल्स एंड आर इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस में सेंट्रोसोम्स क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, व्हाट इज द
इट्स रिलेटिव साइज। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होते हैं, किससे? यूकैरियोटिक सेल से। वही पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स रिलेटिव साइज, उसका रिलेटिव साइज क्या होगा? ठीक है, क्या बताएं आप लोग? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं रिलेटिवली क्या होते हैं? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, छोटे होते हैं। तो इसका आंसर डाटाबेस है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है 0.2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और ऑप्शन बी है 0.2 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ऑप्शन सी है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड ऑप्शन डी है 0.1 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो आप लोग आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर होगा सी, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर प्रोकैरियोटिक सेल्स का तो हमने आंसर कर दिया, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स का होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। क्या होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर इन साइज होता है, ठीक है। 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज होता है, ठीक है। अब ये डाटाबेस है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको याद करना होता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? किस अंग को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो बच्चों आपको मैं बता रहा हूं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इससे पहले मैं चारों टर्म को अच्छे से एक बार बता रहा हूं कि ये चार टर्म एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल फंक्शंस करवाता है। क्या कराता है? सेल फंक्शंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये कैसा करैक्टर शो करता है? हेरिडिटरी करैक्टर शो करता है। किसी भी सेल का जो मेन फंक्शंस जो करता है वो न्यूक्लियस करता है। अगर किसी भी सेल से अगर न्यूक्लियस निकाल के फेंक देंगे तो वो सेल क्या होगा? वो मर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियस सेल फंक्शंस करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। गोल्जी बॉडीज को या तो गोल्जी बॉडीज बोलते हैं या गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या होता है? इसका फंक्शंस होता है सिंथेसिस एंड secretions of hormones and enzymes। क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये क्या कौन करवाता है? गोल्जी बॉडीज करवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइबोसोम्स। तो बच्चों राइबोसोम्स के बारे में क्या होता है? ये क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें ऑप्शन बचा माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने इससे पहले बता रखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्या हो गया? ऑप्शन सी। देखिए इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन पे जाइए, जिस ऑप्शन को जानते हैं उसको आप रखिए और जो नहीं समझ में आता है उसको मार्क कीजिए। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है, आपका सही होने का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में एक बार मैं समझा देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर प्राइमरी साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करवाता है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है। कहां? विद इन द सेल, सेल्स के अंदर में क्या करवाता है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है। दे जनरेट मेजॉरिटी ऑफ द सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन, थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू क्या करवाता है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दिस एटीपी इज देन यूज्ड टू पावर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज एंड फंक्शन। ये क्या करवाता है? सेल में डिफरेंट फंक्शंस के लिए ये जो एनर्जी के फॉर्म में एटीपी होता है, ये सेल फंक्शंस में मदद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये अब मैं जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया हूं उसके बारे में मैं डायग्राम फॉर्म में मैं समझा देता हूं कि डायग्राम फॉर्म में देखिए, ये एक एनिमल सेल है। पहले देखिए, दो तरह का सेल है, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। तो हम लोग बच्चों कैसे समझेंगे कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? देखिए कैसे समझेंगे। प्लांट सेल्स में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो देखिए, इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या है? एनिमल सेल्स है, ठीक है। अब एनिमल सेल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन्स के बाद देखते हैं, ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रोजोम्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम्स। अब देखिए, सेल के अंदर दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। बेसिकली दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसीलिए क्योंकि इस पे ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स कहां प्रेजेंट है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, तो अब आप लोग बता सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या करवाएगा? ये, हाँ सही बोला, ये क्या कराएगा? प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। क्या कराएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कराएगा? प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेनली क्या करवाता है? स्टेरॉइड सिंथेसिस कराएगा। स्टेरॉइड्स, ये क्या कराएगा? स्टेरॉइड सिंथेसिस कराएगा। क्या कराएगा? स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स कराएगा, और क्या कराएगा? लिपिड सिंथेसिस कराएगा। क्या कराएगा? लिपिड सिंथेसिस कराता है। कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़ा है हम लोग ने? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। और ये है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। क्या है? गोल्जी एपरेटस। देखेंगे ये स्टैक्स, डिफरेंट स्टैक्स के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं क्या? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बारे में बताया था, ये क्या कराएगा? सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। और ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करवाता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी हैं ये सब कहां पे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये क्या है? ये लिक्विड जो मटेरियल है ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है। इसको क्या राइबोसोम्स के बारे में बता रखा है? क्या? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। इसको सुसाइडल बैग्स, अब बच्चों आप लोग बताएंगे इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी सेल अगर डिस्ट्रॉयड होता है विद इन द सेल, तो उसका कोई भी ऑर्गेनेलिज या सेल, तो उसको बाहर फेंकने का काम कौन करता है या मारने का काम कौन करता है?
लाइसोसोम्स करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि तोड़ता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पहले न्यूक्लियस पढ़ेंगे। जो मेन सेल को जो फंक्शन रेगुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं, जो हेड ऑफ द सेल्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये कहां है, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस। और जैसे सेल को चारों बगैर जो एक मेम्ब्रेन घेर रहा था उसको बोल रहे थे क्या, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस को जो आउटसाइड एक मेम्ब्रेन कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है उसको हमने डायग्राम फॉर्म में पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म्स। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म्स, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेटिव चयापचय के लिए कौन सा सेलुलर घटक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी है लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन डी है HLA मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में क्या पढ़ा है, पहले ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म पूछ रहा है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या बोलते हैं, इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, ठीक है, ठीक है। रिसेप्टर्स, कोई भी एंटीबॉडी एंटीजेंस का रिएक्शंस होता है तो कोई भी प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स होता है, वो बाइंड करता है, उसी को रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, उसी यही रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर्स क्या होगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ये सेलुलर कंपोनेंट होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म्स करवाता है। हमने पढ़ा था कि इसको पावर हाउस बोलते हैं। एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बनाने में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए है फाइब्रोनेक्टिन, ऑप्शन बी है एक्टिन, ऑप्शन सी है फिब्रिन एंड ऑप्शन डी है एल्बुमिन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग साइटोस्केलेटन होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी, जैसे मेरा बॉडी बना हुआ है तो साइटोस्केलेटन मतलब होता है कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, ये बनाने में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर पे जाएंगे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इसमें एंजाइम्स, ये जो प्रोटीन्स होता है इसको बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन का क्या काम होता है, एक्टिन इज ए की प्रोटीन दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। किसी भी बॉडी को बनाने के लिए एक्टिन प्रोटीन का काम होता है और वो क्या करता है, वो साइटोस्केलेटन को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फाइबर्स दैट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये क्या कराता है, सेल को शेप देता है। क्या देता है, सेल को शेप देता है एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल करता है। कौन, एक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली ये एक्टिन फिलामेंट्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। ये एक्टिन देख रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स जो होता है ये हेलिकल पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन एक्टिन से बना होता है, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, एक तरह से ये समझ लें ये क्या है,
हॉलो हॉलो सिलिंडर्स ऑफ प्रोटीन, ये कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये हॉलो हॉलो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है, ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रॉप लाइक फाइबर्स से बना होता है, मीडिएट फिलामेंट से बना होता है, ठीक है। अब आंसर्स पीछे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब पीछे में अब बताएंगे इसका आंसर्स क्या होगा, इसका आंसर्स होगा एक्टिन, क्या होगा, एक्टिन, ठीक है, इसका आंसर्स क्या होगा, एक्टिन होगा। इसका आंसर्स एक्टिन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉइड सिंथेसिस अगर occurs within which of the following structures? Steroid synthesis occurs within which of the following structures? ऑप्शन ए है peroxisomes, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्जी एपरेटस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आप लोग बताएंगे इसमें क्या होगा, इसका आंसर्स, इसका आंसर्स क्या होगा, इसका आंसर्स क्या होगा, स्टेरॉइड सिंथेसिस। आपको बताया है स्टेरॉइड सिंथेसिस कौन करवाता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस, जो ऑप्शंस है उसको हम लोग छांट ले कि ऑप्शंस, गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा था, गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा था, सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस, सिक्रीशंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड इंजाइम्स, ठीक है, हॉर्मोन्स और इंजाइम्स का सिक्रेशंस कर रहा था। तो बेसिकली इसका आंसर्स क्या होगा, आप लोग बताएं, इसका आंसर्स क्या होगा। पेरोक्सिसोम्स के बारे में क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर्स क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए दो सेल ऑर्गेनेलिज होता है जो कि स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प करता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा अभी मैं बता रहा हूं, दूसरा जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस, मैंने बताया था कि स्टेरॉइड सिंथेसिस करवाता है और लिपिड का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ये कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, ऑप्शंस ए है ग्लाइऑक्सीजोम्स, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ग्लाइऑक्सीजोम्स ए, राइबोसोम्स बी, लाइसोसोम्स सी एंड माइटोकॉन्ड्रिया डी। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक दो टर्म पढ़ते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो बेसिकली ये दो टर्म पढ़ते हैं, एक होता है एरोबिक, क्या होता है, एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। अब ये दो टर्म पढ़ते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन मेनली कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स के प्रेजेंट में जो रिस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एरोबिक बोल रहा है, तो एनारोबिक मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन बोल लीजिए या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल दीजिए, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन अगर रिस्पायरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब ऑप्शंस की ओर चलेंगे, तो पूछ रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कौन परफॉर्म करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, हाँ सही बोला, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों,
क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और राइबोसोम्स के बारे में मैं बता रखा हूं कि राइबोसोम्स क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और लाइसोसोम्स क्या करता है, किसी भी सेल को या तो डिग्रेड करता है, फेंकता है, तोड़ने का काम करता है। लाइसोसोम्स कोई भी डेड सेल्स होता है तो सेल से बाहर हटाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है aqueous component of the cell within which various organelles and particles are suspended। कोशिका का जलीय घटक जिसके भीतर विभिन्न अंग और कण निलंबित होते हैं। ऑप्शन ए है साइटोसोल, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी है साइटोब्लास्ट। तो बताएं इसमें से क्या होगा, क्या होगा। आपको ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं पहले ऑप्शंस को क्लियर करता हूं कि ये पहले साइटोप्लाज्म के बारे में समझते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म मेनली जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट ही होता है, लेकिन ये जो होता है क्या होता है, साइटोसोल्स और साइटोसोल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या, सेल मेम्ब्रेन, साइटोसोल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस के बारे में मैं बता रखा हूं कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल फंक्शन कराता है, और मेन सेल ऑर्गेनेलिज होता है जो कि सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि एक्वस कंपोनेंट, सही से पढ़ेंगे, एक्वस मींस क्या होता है, वाटर कंपोनेंट। क्या होता है, वाटर कंपोनेंट। ठीक है, क्या होता है, वाटर कंपोनेंट, या फिर बोल दीजिए लिक्विड कंपोनेंट। क्या होता है, वाटर कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। क्वेश्चन को बच्चों अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ेंगे तो आंसर दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेलिज एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। वाटर कंपोनेंट सेल का कौन सा है जिसमें कि वेरियस ऑर्गेनेलिज एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, साइटोसोल्स बोलते हैं। ये भी लिक्विड कंपोनेंट होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है। क्या होता है, एक्वस बोले तो लिक्विड कंपोनेंट होता है। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट होता है। ठीक है, और इसके लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसके अंदर इनफैक्ट साइटोप्लाज्म भी इसी के अंदर होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या, साइटोप्लाज्म नहीं गया। साइटोसोल मतलब लिक्विड कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसेल, सेल मेम्ब्रेन। साइटोसेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी लिक्विड कंपोनेंट होता है पूरा, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ। प्रोटीन संश्लेषण किसका एक कार्य है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, प्रोटीन संश्लेषण किसका एक कार्य है। ऑप्शन ए है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है गोल्जी एपरेटस एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता देता हूं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ER, आप लोग समझ लेंगे, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हूं। ठीक है, ये दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने बताया, ये क्या करवाता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ हॉर्मोन्स। लिख देता हूं, सिंथेसिस
synthesis and secretions of hormones and enzymes एंड हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करवाता है और सिक्रीशंस भी करवाता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है, जो होते हैं छोटे छोटे उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शंस क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता था। इसीलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फंक्शंस क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। क्या कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम्स था। इसीलिए इसका फंक्शंस क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस था। ठीक है बच्चों। अब गोल्जी एपरेटस के बारे में मैं बता रखा हूं, क्या करवाता है ये, स्टेरॉइड सिंथेसिस करवाता है। क्या कराता है, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड सिंथेसिस करवाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउट द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड। कोशिका के बाहर उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन को संश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन ए है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है ऑन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी है ऑन फ्री राइबोसोम्स। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स that are to be used outside the cells, सेल्स के बाहर बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, इसका एटीपी प्रेजेंट होता है, इसको वो क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। और प्रोटीन्स आउटसाइड द सेल्स, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रेजेंट जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। और आउटसाइड सेल्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होता है, जो जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, आउटसाइड द सेल्स। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेलीज कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। चयापचय प्रक्रियाओं से संबंधित अंग निम्नलिखित के अंदर मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, द ऑर्गेनेलीज कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। इनसाइड द सेल्स, इसका क्या होगा आंसर्स, क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं इसको। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं अभी पढ़ाया था, दो तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड synthesis and secretions of hormones and enzymes, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या था, ये क्या करा रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बच्चों इस तरह फर्स्ट टॉपिक पीवाईक्यू सीरीज का पहला टॉपिक जो आज का था वो था सेल। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट डे आप लोग के बीच नेक्स्ट टॉपिक पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा, तो आप लोग टेस्ट मैच से जुड़े रहे। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप
टेस्टमेट के चैनल पे जाएं और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दें, जो भी टॉपिक से समझना हो मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊं। तो इसी तरह आज फर्स्ट डे खत्म होता है PYQ सीरीज का, और अगला दिन फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।